मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संतोष सर। आज जो मैं बात करने वाला हूं अपने देश के युवाओं से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में जो राजनीतिक व्यवस्था है, वो राजनीतिक व्यवस्था एक सेल्फिश वाली राजनीतिक व्यवस्था है। जो पहली भावना होती थी कि लोगों की सेवा करना, देश की सेवा करना, समाज के लिए काम करना, अब जितने भी नेतागण हैं या हमारे देश के जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका मकसद अब हमारे देश की सेवा करना नहीं है, बल्कि वो जितने भी उसमें चुने हुए नेता होते या जो भी नेतागण हैं, वो राजनीति के पीछे अपनी आकांक्षा, अपनी उम्मीद या अपना फ्यूचर को देख के राजनीति करते हैं। वो देश और समाज का फ्यूचर इसमें शामिल नहीं करते। तो मैं अपने देश की जितने भी नागरिक हैं या जो भी हमारे देश के युवा हैं, उन सबको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप अपने जो गार्जियन लोग हैं वो अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप इन सभी नेताओं को पहचानिए, अच्छे तरीके से पहचानिए। क्योंकि वही नेता आपके एक तरीके से जो भी मतलब काम धंधा है या आपका जो रोज़गार है या किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब समस्या होती है, उन समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेदारी उस नेता का होता है। और नेता जैसे कहते हैं ना कि आपके घर का मुखिया जो मालिक होता है, वो आपके इलाके का मालिक होता है। वो जो नेता है, विधायक या जो भी एमपी वगैरह चुने जाते हैं, वो आपके एरिया का सबसे बड़ा मुखिया होता है। अगर आप उसे एक अच्छे गार्जियन के रूप में, एक अच्छे नेता को नहीं चुनेंगे, तो आपका डेवलपमेंट और विकास कभी नहीं हो सकता है। आपके जो बच्चों का सपना है वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। ऐसे में आप एकदम लोकल से लोकल नेता को चुनें, जो आपके आसपास में हो, जो आपकी समस्याओं को सुनता हो और कम से कम आपके एरिया में कम से कम 10 साल तक का समय स्पेंड किया हो। लोकल लीडर को चुनने की कोशिश कीजिए। और जो हमारे देश के युवा वर्ग है, जो आज बेरोज़गार है या पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी किसी भी प्रकार के कोई काम धंधा नहीं है, उनका बिजनेस कारोबार भी नहीं है, ये सब उसको तभी सॉल्यूशन मिल सकता है जब वो भी राजनीति को अच्छे से समझे। डीपली राजनीति का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप राजनीतिक के बारे में नहीं समझेंगे, आप सामाजिक ज्ञान नहीं रखेंगे, समाज के बारे में आपको पूरी तरह से ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप अपना डेवलपमेंट और विकास के रास्ते और प्लान को नहीं समझेंगे, है ना। तो ऐसे में आपका बनता है कि आप अपने आप को पहचानिए। आपके आसपास में जो भी नेता, यानी कि लगे कि आपको ये एक अच्छा नेता बन सकता है, एक अच्छा नागरिक है जिसका समाज में वर्चस्व हो, समाज के सभी वर्ग के लोग उन्हें पसंद करते हैं, ऐसे नेता को चुनने का प्रयास कीजिए, तभी आपका विकास होगा। नहीं तो इसी तरीके से आप देश में ख़ास तौर पे मैं उन राज्यों को बोलता हूँ जो ज़्यादातर पिछड़े हुए राज्य हैं। जैसे आप बिहार की बात करें, कुछ उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, छत्तीसगढ़ हो गया, या आप जो भी ऐसे इलाके जहाँ बिल्कुल भी डेवलपमेंट और विकास नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये सब आपके कमियां हैं जहां आप गलत नेता को चुनते हैं। और वो एक तरीके से बाहुबली हो या किसी भी प्रकार की ऐसे धमका के, डरा के या अपना वोट बैंक की राजनीति करते हैं, चाहे वो जाति समीकरण का मामला हो, धर्म का मामला हो, कैसे भी करके आपको उलझा के, चाहे लालच देता हो, आपको इस तरीके से वोट आपसे ले लेते हैं, बट आपका कोई भी डेवलपमेंट और विकास नहीं होता। ज़मीनी लेवल पे देखा जाए तो शिक्षा सबसे कमज़ोर कड़ी है, और आप लोग कहीं ना कहीं शिक्षा पर भी ध्यान दीजिए। क्वालिटी एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी का फ्यूचर बनाने के लिए, और अगर आपका फ्यूचर ही नहीं है तो फिर आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऐसे में शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्वालिटी एजुकेशन होना ज़रूरी है। और जब आपके एरिया में काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे और शिक्षित नेता जब आते हैं, जिसके पास पूरी जिम्मेदारी होती है, अपने लोकल एरिया में जो रहने वाला नेता होता है उसको पता है कि अगर मैं इस एरिया में रहता हूँ तो मुझे इस एरिया का विकास करना बहुत ज़रूरी है, तो हमेशा आप कोशिश करें कि आपके आसपास का नेता ही हो जो आप उन्हें अच्छे से जानते हैं, उनका कैरेक्टर, उनका तरीका। और कभी भी किसी भी प्रकार की बदमाश वगैरह टाइप का, या जो जिन पे बहुत सारे मुकदमे वगैरह चल रहे हो, इस तरीके के नेता को बिल्कुल भी मत चुने, जो समाज में उसका वैल्यू ना हो। वो अपने पावर के दम पे या पैसे के दम पे या कभी भी बहुत सारे पैसा खर्च करके चुनाव लड़ता हो, ऐसे नेता को कभी मत चुनिए। उन्हें अगर आप चुनेंगे तो आपका विकास कभी नहीं हो सकता है। आप हमेशा किसी गरीब, मिडिल क्लास या जिनने ज़मीनी लेवल पे काफ़ी काम किया है, संघर्ष किया है, मेहनत किया है, लोगों के बीच में रहता है, उनको दुख दर्द को समझता है,
ऐसे नेता को चुनने की कोशिश कीजिए। आज जो हमारे देश के जितने भी छात्र हैं वो हर आंदोलन करते हैं, जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें न जाने कितना टॉर्चर करते हैं ये सब नेता सही, या प्रशासन के मार और डंडे खाने पड़ते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की सफलता नहीं मिलता। आप बार बार आंदोलन कीजिए, फिर वही व्यवस्था होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी सिस्टम ही करप्ट है। जब तक आप सिस्टम को नहीं बदलेंगे, सिस्टम को दुरुस्त नहीं करेंगे, तब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। ऐसे में क्या करना है कि आप सभी को मिल के सबसे पहले तो आप एक बेहतरीन अच्छे समाज से प्रेरित, समाज से निकला हुआ संघर्षपूर्ण ऐसे व्यक्ति को नेता बनाइए जो आपकी समस्याओं के लिए हमेशा खड़े रहें, है ना। और जितनी भी पार्टियां हैं, अभी तक तो फ़िलहाल मुझे कोई नेता और कोई पार्टी ऐसी नहीं दिखती जो सचमुच के देश के लिए, राष्ट्रवाद के लिए काम करता हो और समाज सेवा के लिए काम करता हो। ऐसे में आप सभी युवाओं से मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए और मुझे आप अपना दोस्त, फ्रेंड जो भी आप समझते हैं, आप उस तरीके से मुझसे आप जुड़ते रहिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि मेरे पास भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आज़ाद से जैसे कहते हैं ना कि वो महान, वो राष्ट्रवादी विचार के लोग मुझे चाहिए जो सचमुच के अपने देश के लिए, समाज के लिए, नागरिकों के लिए काम करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को हमारे यहाँ वेलकम है और हमारे चैनल के साथ जुड़िए। मैं आने वाले टाइम में आप सबके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं देश के लिए, समाज के लिए भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत कुछ है। और जहाँ तक मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई की बात करें तो मैं लगातार 12 से 14 घंटे अभी तक मैं पढ़ता ही आ रहा हूँ और मैं पढ़ना पढ़ाना मेरा ड्यूटी है। और मैं काफ़ी अच्छे से, गहराइयों से मैं सभी सब्जेक्टों को बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ, समझता हूँ। और जो हमारे देश की समस्या है, या हम देखा जाए तो मैं टोटल लगभग हर तरीके की मैं पढ़ाई कर रखा हूँ और मैं पढ़ाई करता रहता हूँ, पूरे दिन करता हूँ, 12 से 14 घंटे लगातार पढ़ता हूँ, ताकि मैं हर समस्या को, हर तरीके की चीज़ों में जाऊँ, जड़ से जाऊँ। मेरे पास ऐसे ऐसे विज़न है, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट है, एजुकेशन का जो मॉडल है वो ऐसा मॉड्यूल हमारे पास तैयार है, ऐसा प्रोजेक्ट है कि मैं जो मॉडल पेश कर दिया आप सभी के बीच में, पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा। प्लस ऐसा सिस्टम जो पूरी दुनिया में किसी के पास वो सिस्टम नहीं है, जो मैंने प्रोजेक्ट के हिसाब से अपने बना रखा है। और वो मैं चाहता हूँ कि हमारे देश की युवा से हमारे साथ दे, समर्थन करें। मैं सबसे पहले एजुकेशन, प्रशासनिक सेवा हो और भारत के विकास के तरीके हो, या हम किस तरीके से भारत को यानी कि 2047 तक विकसित करेंगे। मोदी जी तो सिर्फ घोषणा करते हैं, उनके किसी भी प्रकार के नीति और तरीके में कोई ऐसा मुझे दिखता नहीं कि उनका कोई केवल बोल देने से कुछ नहीं होता। ये सब एक विजनेबल चीज़ें होती है, दूरदर्शिता होती है और उस पर प्लान करनी होती है, उस प्लान के तहत हमें काम करना होता है। तो सिर्फ उनका जो जितने भी मिशन और प्रोजेक्ट है पिछले 10-12 साल से मैं काफ़ी अच्छे डीपली उनको देखता हूँ, समझता हूँ। तो ठीक है, और वो नेताओं के मुकाबले काफ़ी बेहतर है और प्राइम मिनिस्टर के मुकाबले काफ़ी ज़बरदस्त है उनके तरीके। लेकिन वो सब तरीके आज के मॉडर्न ज़माने में बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। आज के युवा वर्ग है, हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है, और अभी अगर आपने सही कदम नहीं उठाए, ख़ास तौर पे बिहार राज्य के लिए हो या उत्तर प्रदेश के राज्य हो, इन सब राज्यों को अगर आप डेवलपमेंट और विकास नहीं करेंगे, बिहार के युवाओं के लिए अगर आप कुछ नहीं करेंगे, और युवा वहाँ के जब तक अपने आप को नहीं समझेंगे कि मैं युवा हूँ, समझदार हूँ और मैं अपने राज्य और समाज के लिए काम करूँ और मैं अपने राज्यों को अग्रणी राज्य में शामिल करूँ, जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपका डेवलपमेंट विकास नहीं होगा। राजनीति में आप मारे जाओगे, जाति धर्म में उलझे रहोगे, और जब तक आपका जवानी ख़त्म हो जाएगा और बुढ़ापे में और कचरा बन जाओगे। तो ऐसे में बिहार राज्य को स्पेशली मैं चाहता हूँ कि वहाँ के युवा सब हमसे जुड़े, और मैं आप जितने भी जुड़ने वाले युवा हों, एक को भी किसी को बेरोज़गार नहीं रहने दूँगा, है ना। और बाकी रही कि जॉब वगैरह के सेक्टर में, तो मेरे पास जितने भी नॉलेज है ना जॉब के बारे में या किसी भी सेक्टर में, इस देश के कोई भी बंदा या कोई भी मीडिया वाला या कोई भी कितना भी बड़ा नेता हो, उसमें किसी को भी अगर ताकत हो, किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी टॉपिक पे, ख़ास तौर पे राष्ट्रवाद को लेके, डेवलपमेंट को लेके और नीतियों को लेके अगर बनाने के किसी में भी दम हो, तो मुझे खड़े खड़े कोई भी चैलेंज किसी भी जगह पे बुला लीजिए और मेरे साथ डिबेट कीजिए अपने देश के डेवलपमेंट और विकास, युवाओं को रोज़गार के बारे में और आर्थिक इकोनॉमिकल बैलेंस करने के मामले में। आपका जो गवर्नमेंट है, यानी कि खास तौर पे बीजेपी की जो गवर्नमेंट यानी मोदी गवर्नमेंट है, उसकी जो इकोनॉमिकल बैलेंस है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। इसीलिए महंगाई अभी और ज़्यादा होने वाली है और आने वाले टाइम में और भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
तो उनकी नीतियों में कहीं न कहीं कमियाँ हैं, यानी कि जो आर्थिकल इकोनॉमिकल बैलेंस देखो आप तेज़ी से ग्रो तो कर रहे हैं, तो तेज़ी से ग्रो करने के पीछे हमारे देश की काफ़ी आबादी भी है, तो आबादी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है, उसका असर आपको होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इनकी नीति उतना मतलब जिस तरीके से और एडवांस और बहुत ही टेक्निकल आधार पर और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से होना चाहिए, वो नीति अभी हमें उसमें दिखता नहीं। पिछले 10-12 साल का इनका अनुभव और एक्सपीरियंस देखा है, काफ़ी कुछ मतलब काफ़ी हद तक और सरकार के मुकाबले इनकी नीति बेहतर है, काम अच्छी हो रही है। बट आज के ज़माने में जिस तरीके की रफ्तार और युवाओं को ख़ास तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है इस गवर्नमेंट के थ्रू। और ख़ास तौर पे एजुकेशन सेक्टर को तो जल्दी से जल्दी एक रिफ़ॉर्म करना पड़ेगा, एक नई मॉडल के, और ख़ास तौर पे जहाँ पर भी मदद की ज़रूरत हो, हम जैसे एक्सपीरियंस होल्डर जो 12-14 सालों से लगातार मैं एजुकेशन से जुड़ा हूँ, ज़मीनी लेवल से काम करता हूँ, एकदम ज़ीरो लेवल से लेके बड़े-बड़े क्लासेस तक को मैं डील करता हूँ। आपको मैं ऑनलाइन तो ज़्यादा नहीं आता, लेकिन ऑफ़लाइन में काफ़ी ज़्यादा काम करता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एजुकेशन के बारे में एक अच्छा पॉलिसी, दूसरी बात देश में जिस तरीके की आप देखते हैं समस्या बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन महिलाओं के लेके विवाद बढ़ते जा रहे, पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्या है, और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी व्यवस्था को अपनानी होगी, नई टेक्नोलॉजी पे काम करना होगा। और हमारे देश को जो अभी लगभग 65% आबादी युवा है, उन युवाओं को आने वाले अभी लगभग 15 से 20 साल तक उसको अगर आपने अच्छे से हैंडल नहीं किया, यानी कि तो आने वाले 20 साल बाद एक तरीके से हमारा देश भी एक तरीके से बुढ़े अवस्था में पहुंच जाएगा। तो ऐसे में हमारा देश एकदम से अर्थव्यवस्था वगैरह बिल्कुल बुरी हो जाएगी। तो अभी आने वाले 20 साल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये 20 साल को हमारे देश के जितने भी युवा वर्ग है वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझे, और दंगे फसाद और रोड पे उतरने से कुछ नहीं होगा। अपनी अपनी ज़िम्मेदारी समझिए, और जो भी जिसमें भी आप बेस्ट है, जिसमें भी आपका स्किल अच्छा है, उस स्किल को आगे बढ़ाइए, देश के लिए, समाज के लिए, और ख़ुद अपने लिए भी काम कीजिए, ताकि देश का तरक्की और विकास हो। और किसी भी प्रकार की जाति धर्म और इन सब में भेदभाव करके अफवाह में आना, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब हमें आपस में भाई भाई हैं। कभी भी कोई भी देश तभी तरक्की करता है जब हम सभी एक साथ आके अपने देश के लिए, समाज के लिए सभी वर्ग एक साथ आके काम करते हैं, तब देश का विकास होता है। तभी हम शिक्षित युवा विकसित भारत, जय भारत, जय जय भारत का सपना देख सकते हैं, और 2047 तक भारत को विकसित भारत बना सकते हैं। तो इसमें नीति हो या नियत हो या निर्णय हो, ये सभी कॉम्बिनेशन के साथ, तालमेल के साथ इसे अच्छे तरीके से आने वाले 10 से 15 या 20 सालों तक हमें ज़बरदस्त काम करनी होगी, तभी 2047 का टारगेट पूरा हो पाएगा, वरना ये कुछ नहीं हो पाएगा। और मोदी जी जैसे नीति में बदलाव कीजिए, अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट टीम को रखिए। मैंने अभी देखा है एनसीईआरटी के जितने भी किताबें आ रही है, चाहे वो 6 to 8 तक के मैथ की किताब हो या किसी भी तरीके को, वो सारी किताबें इतनी बेकार तरीके से आ रही है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा जो एक बेस्ट तरीका होना चाहिए। आप एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म कीजिए, उसमें बहुत ही अच्छे बदलाव करने की ज़रूरत है। जिस तरीके के एजुकेशन सिस्टम है, इससे देश में कोई रोज़गार होने वाली नहीं है। आप स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ आप पढ़ाई लिखाई के क्वालिटी पे फोकस कीजिए, टीचर की क्वालिटी बिल्कुल नहीं, टीचर पे प्रेशर डालिए। जितने भी सरकारी स्कूल वगैरह है उनको ठीक कीजिए, मरम्मत कीजिए। जहाँ पर भी टीचर सब उनका आप देखा जाए तो उनका टेस्ट लीजिए सभी टीचरों का, यानी कि जैसे बच्चों का टेस्ट होता है उसी तरीके से टीचरों का भी टेस्ट लीजिए, क्या वो सक्षम है, पढ़ाने लायक है या नहीं है, या सीधा नौकरी लेके चुपचाप आराम करते हैं। और पूरी तरह से हमारे, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी जो बच्चे होते हैं वही देश का भविष्य होते हैं, और उनके साथ ही अगर आप खिलवाड़ करेंगे, उनका डेवलपमेंट और विकास और उनको अच्छी गुणवत्ता वाला शिक्षा नहीं मिलेगा, तो देश का विकास कभी नहीं हो सकता है। और जिस तरीके से बेरोज़गारी की समस्या बढ़ती जा रही है वो और बढ़ता जाएगा। इसको कम तभी कर सकते हैं जब आपकी शिक्षित गुणवान शिक्षा हो, स्किलफुल हो, और इन सब पे जोर दिया जाए। तो स्कूल के अंदर रिफॉर्म कीजिए, उसमें स्किल डेवलपमेंट का काम सिखाइए। आप शिक्षा को ग्रेडिंग सिस्टम में बांट सकते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 कैटेगरी में डाल सकते हैं। और जैसे आप इन सब में बहुत सारे मॉडल हैं मेरे पास, अगर आपको कहीं पर भी एडवाइस या सलाह की ज़रूरत हो तो हम दे सकते हैं। लेकिन रिफ़ॉर्म तो बहुत ज़रूरी है, रिफ़ॉर्म करना एजुकेशन के, ख़ास तौर पे जो भी जहाँ पर भी मतलब एजुकेशन सिस्टम है। मैंने तो दिल्ली जैसे सेंटर में देखा है, दिल्ली के स्कूलों में भी देखा है, जो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन आप सच में जाकर देखो स्कूलों के अंदर तो 9th-10th के बच्चों को मैथ तो बहुत दूर की बात है, उन्हें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और टेबल तक नहीं आते, तो वो आगे का क्या करेंगे, उन्हें कुछ नहीं आता। यहाँ तक कि 8वीं 9वीं 10वीं के एकदम स्कूलों में, ख़ास तौर पे यहाँ बहुत सारे सरकार दावा करती है कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है दिल्ली का,
तो मैं कहता हूँ सबसे घटिया एजुकेशन है दिल्ली का। क्योंकि स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में कुछ होंगे खास, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में इंग्लिश मीडियम है तो उन्हें हिंदी कुछ नहीं आता है, और इंग्लिश में भी तो बिचौलिया रह जाते हैं। नाम के लिए इंग्लिश मीडियम होता है, ना फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाते हैं, ना इंग्लिश कुछ कर पाते हैं। मैथ वगैरह से लेकर साइंस वगैरह हर सब्जेक्ट ही वीक होते हैं, कोई भी किसी भी तरीके से परफेक्टली कोई है नहीं। उनमें से 10% अच्छे क्वालिटी के बच्चे हो सकते हैं, 90% बिल्कुल ख़त्म है। अगर उनको बिल्कुल बिना चीटिंग के टोटली टाइट पेपर कर दिया जाए दिल्ली के सभी स्कूलों में, तो 80% बच्चे फेल हो जाएंगे। इस तरीके के हालात हैं। उन्हें कुछ नहीं आता, ना हिंदी पढ़ाना, ना इंग्लिश पढ़ाना, ना मैथ आता है, ना साइंस आता है। ये सब बिल्कुल घटिया एजुकेशन है। नाम के लिए कि दिल्ली है, और कहते हैं ना कि द कैपिटल ऑफ इंडिया है दिल्ली, है ना, लेकिन यहाँ एजुकेशन सिस्टम जिस तरीके से बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है वैसे सिस्टम है नहीं। इससे ज़्यादा बेहतर कहीं गांव के बिना सुविधा वाले स्कूल के बच्चे भी इनसे ज़्यादा मैथ वगैरह साइंस वगैरह में तेज़ होते हैं, खासतौर पे यूपी बिहार के बच्चे। और यहाँ तो नाम के लिए इस तरीके के, तो हम इन सब पे सुधार कीजिए, एजुकेशन में काफ़ी चेंजिंग लाइए, उनकी क्वालिटी कीजिए, और तभी जाके आप हमारे देश के जितने भी पढ़ने वाले शिक्षित युवा वर्ग है वो सब शिक्षित होंगे। और जितने भी नेतागण हैं ये बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें, बच्चों को लेकर राजनीतिक ना करें। मैं कई बार अभी देख रहा हूँ कि नए नए पार्टियाँ आ रही है, जो भी पार्टियाँ हैं या जो भी अपोजिट या कोई भी नेता है, वो स्कूलों को एक तरीके से रिफॉर्म के लिए आवाज़ उठाइए, एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाइए, लेकिन बच्चों को के साथ राजनीति करके उनके साथ भेदभाव ना कीजिए, क्योंकि ये समाज के लिए और देश के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। देश का भविष्य हमारा बच्चा ही होता है, स्कूल वर्ग होता है। इनको लेके आप राजनीतिक मत कीजिए। इससे पहले आपने कुछ कॉलेज वगैरह के बच्चों को भड़का के किस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पे विवाद हुआ था, ऐसे कल्चर और संस्कृति हमारे बच्चों में मत बोइए। ये भारत है और भारत के रीति रिवाज, परंपरा और संस्कृति के आधार पर ये देश चलता है। किसी तरीके के विदेशी, आप आज विदेशियों की नकल करते हैं। अरे हमारे पास ऐसे ऐसे देश में नौजवान है, युवक है, ऐसे पढ़े लिखे शिक्षित हैं कि जो मॉडल हमारे देश के लोग बना देंगे ना, वो अमेरिका, लंदन और पेरिस जैसे हमारे यहाँ कॉपी करेंगे। अगर यकीन नहीं होता तो एजुकेशन मॉडल हो, ये आप एक बार हमें इसको मौका दीजिए बनाने का। एजुकेशन मॉडल मैं आपको पेश करके दूंगा, ऐसा स्कूल का सेटअप बना दूंगा, ऐसा तरीका बता दूंगा कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई सिस्टम नहीं होगा। एक नया रिफॉर्म हम खुद दे सकते हैं, हमारे पास इतनी क्षमता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सब युवाओं और अपने देश के नागरिकों से मुझे समर्थन चाहिए, ताकि मैं थोड़ा सा अपनी जो स्किल, नॉलेज और टैलेंट है उसको मैं लोगों तक पहुंचा सकूं। क्योंकि हमें वो प्लेटफॉर्म, वो जगह नहीं मिल पा रहा जहां से मैं अपने देश के नागरिकों को, अपने देश के युवाओं को या उन सबको मैं कर सकूं। क्योंकि मेरे पास, मैं मिडिल हूँ, मेरे पास कोई इतना ज़्यादा धन बल और ताकत नहीं है जिससे कि मैं कुछ भी कर सकूं। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा साथ दीजिए, समर्थन कीजिए, ताकि मैं आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचूं। थोड़ा बहुत मैं आपके समर्थन के बीच में आऊँगा तो मुझे और कॉन्फिडेंस आएगा, ताकत आएगा, और मैं ज़रूर अपने देश के लिए, समाज के लिए, देश के लिए मैं करना चाहता हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ। एक मौके की तलाश है और मैं वो मौका देखता हूँ। आप सब मुझे कहाँ तक पहुँचाते, कितना साथ देते हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल, जिस चैनल पे मैं बात करूँ, ये चैनल हाल ही में बनाया था, लेकिन धीरे धीरे ये चैनल ग्रो हो रहा है। आई होप कि आप सब मुझे समर्थन दे रहे हैं, और थैंक यू सो मच जो व्यक्ति हमसे जुड़े हैं। आने वाला टाइम में जो 1000 मेरे सब्सक्राइबर होंगे वो सारे हमारे प्यारे, दिल से उनको सैल्यूट करता हूँ, और वो सब हमारे जिगरी होंगे। उन सबको किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मैं कुछ घोषणा तो नहीं कर सकता, लेकिन वो खाली हाथ भी नहीं रहेंगे। जो भी हमारे 1000 पे मोनेटाइज होने तक उन सभी को मैं ज़रूर याद करूँगा। सॉरी। तो मैं उन सभी से तहे दिल से थैंक यू या धन्यवाद करता हूँ जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरे वीडियो को देख रहे हैं। और आई होप कि ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बनाइए। आप सबके साथ मिलने से मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा, ताकत आएगा, और मैं अपनी जो टैलेंट है वो एक तरीके से, सारे टैलेंट होने के बावजूद भी मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ अपनी जो ताकत है, जो मैं अपने देश, समाज और देश के युवाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, जो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। आप सबका साथ और समर्थन मिलेगा तो ज़रूर मैं आप सभी के लिए करूँगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो के देखने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।